ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। अब थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सर रिपीट प्लीज। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। Physiological factor determining the components of physical fitness. अब आप एक बताइए कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन कौन से हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर जब 10 पढ़ाया था, जब चैप्टर नंबर 10 अपन ने कंप्लीट करा था, जब मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल आपके कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल तत्व जो आपकी बॉडी के अंदर ये इनको निर्धारित करते हैं। ठीक है, कि भाई ये स्ट्रेंथ ये सब चीज। ठीक है, अब फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। फिजियोलॉजिकल फिटनेस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ अपने को चारों ही लिखने हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। पर पहले अपन ने लिखा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। लिखिए इसके अंदर फर्स्ट बॉडी वेट, सेकंड लिखिए साइज ऑफ मसल्स, साइज ऑफ मसल, और थर्ड लिखिए मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन क्या होता है कि भाई 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, व्हाइट फाइबर्स एंड रेड फाइबर्स। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो ये ट्विच फाइबर कैन कंप्रेस क्विकली रिजल्टिंग द मोर पावर जनरेशन। तो जनरेशन, तो ये सब चीजें इसके अंदर आएंगे, स्लो ट्विच फाइबर। सर वो तो फाइबर्स, ये सब चीजें इसके अंदर। सर ये तो बताया नहीं कहीं पर। मसल कंपोजिशन लिख लीजिए बस आप। ठीक है, तो सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको। मसल कंपोजिशन के अंदर जैसे आपके होते हैं ना व्हाइट फाइबर और रेड फाइबर जो होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर। रेड फाइबर स्लो होते हैं, व्हाइट फाइबर जो होते हैं फास्ट होते हैं। तो इस तरह का जब इसमें जब इन तरह के इनके जो कोऑर्डिनेशन होता है, इनका जो सिस्टम होता है ना, वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। आप सर एक बार रिपीट कर दो जो बताया अभी, एक बार जो भी लिखा है एक बार वो रिपीट कर दो, क्या क्या लिखा है मतलब। कहाँ से रिपीट करूं? स्टार्टिंग से। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है मसल कंपोजिशन हर चीज के अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीड में भी आएगा। अपन ने लिखा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट था उसका बॉडी वेट, सेकंड साइज ऑफ मसल, थर्ड है मसल कंपोजिशन। सेकंड हेडिंग डाल दीजिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड। सर इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना होगा ना बोर्ड में? बिल्कुल, दो से तीन लाइन, 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन भी करना है। साइज ऑफ मसल वाला कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अरे यार मसल साइज का एक बात बताओ, मसल साइज जो होता है वही तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ आपकी क्लियर, आपकी जितना जैसे जिस तरह का मसल साइज होगा, जितना आपका मसल साइज आपका इंक्रीज हो रहा है मसल साइज, तो स्ट्रेंथ भी तो इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ क्या होती है बॉडी के अंदर? मसल्स में ही होती है ना। हाँ, तो फिर मसल साइज तो जैसे जो थाई मसल्स होती हैं तो वो बढ़ने से क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ना पड़ती है। क्यों नहीं बढ़ेगी? थाई कोई भी मसल बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ना यार आपके अंदर। अच्छा, ओके। देखिए फिर इसमें इंटेंसिटी ऑफ फिर इसमें एक इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स रखा है, उसका क्या मतलब है? इसको मत छोड़ो, आपको मैंने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड।
नर्वस इम्पल्स होता है, मस्कुलर पावर जो ये आपके जैसे मोटर यूनिट्स और बीइंग कंप्रेस्ड इन सब के अकॉर्डिंग है, तो अपन इसको अभी कर ही नहीं रहे ना। ये केवल वो है जैसे आपका जो सीएनएस होता है ना, सीएनएस कोई आपको इस तरह से आपका जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर आपको सिस्टम में आता है कि भाई किस तरह से आपका रिलेटेड उसके अंदर आता है, जैसे व्हेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एक्सपोज्ड टू डायनेमिक यूनिट। तो ये सब चीजें क्या है, इसके अंदर अपने को इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे सिंपल जो इजी पॉइंट है जिनको हर बच्चा लिख सकता है, अपने को वही लिखना है, बॉडी वेट, साइज ऑफ मसल, और थर्ड लिखिए मसल कंपोजिशन। सेकंड लिखिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर मसल कंपोजिशन। यस सर। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी। सर फर्स्ट क्या है? मसल कंपोजिशन। सर रेड फाइबर जो होते हैं सर, वो स्लो में आएंगे या फास्ट में आएंगे? स्लो में। फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए, उसके बाद लिखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। सर सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है ना? हाँ जी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और फोर्थ लिखिए मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है ना मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये वही ये आपका वो नर्वस सिस्टम वाला एक पॉइंट है कि भाई मोटर सेक्टर से आपको जो जैसे मसल मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वाइल रनिंग फास्ट। तो ये एक मतलब आपका ये है कि इसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है कि भाई मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, किस तरह से आप उसके अंदर अपने आप को मैनेज करते हैं। ठीक है सर तो ये लिखा दो ना बेटे, अगर मैं ऐसे एक पॉइंट को अपन लिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, आप बिल्कुल भी रीड कोई नहीं करना चाह रहा, तो ये चैप्टर अपना 4 दिन में खत्म सर आप हो रीड सर। कर दीजिए एक बार, रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे सर, टाइम बहुत कम है हमारे पास भी अभी। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, टाइम कम है तो इसका इसका फोटोग्राफ मैं खींच के भेज दूंगा ठीक है आपको, सर, ठीक ठीक है? है सर। हाँ ये सर। कौन कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम का, मैं आपको पूरा एक पॉइंट बना के इसको बना के भेज दूंगा, ठीक है? थर्ड लिखिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग एंड्योरेंस। सर रिपीट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग एंड्योरेंस। ऐसे जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं ना बच्चों, ये ज्यादा वो नहीं है, आप एक बार रीड तो करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। लिखिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग एंड्योरेंस। फर्स्ट लिखिए एरोबिक कैपेसिटी। फर्स्ट लिखिए एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी के अंदर लिखिए ऑक्सीजन इनटेक। एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ही ए डाल के लिखिए ऑक्सीजन इनटेक, बी लिखिए ऑक्सीजन अपटेक, और थर्ड लिखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सर एरोबिक कैपेसिटी की बात क्या है? एरोबिक कैपेसिटी के अंदर ABC करके 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। फर्स्ट लिखिए ऑक्सीजन इनटेक, सेकंड लिखिए ऑक्सीजन अपटेक, और थर्ड लिखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सर ऑक्सीजन अपटेक अब मतलब? फ्लेक्सिबिलिटी ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है?
सर ये फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? फिजिकल फिजियोलॉजी यस सर। बिना फिजियोलॉजी के नहीं, बायोलॉजी नहीं होता इसका मतलब। इसका ये होता है ऑल द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रीड द ऑल द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये आते हैं आपके फिजियोलॉजी। ठीक है। ओके सर। अब ऑक्सीजन अपटेक मेरे से पूछा, ऑक्सीजन अपटेक होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द मसल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन अपटेक है। सेकंड नंबर पे लिखिए मूवमेंट इकोनॉमी, रिपीट। और थर्ड लिखिए मसल कंपोजिशन। एरोबिक के बाद 3 पॉइंट के बाद इकोनॉमी, सर मूवमेंट सर, आवाज कट रहा है आपका। इकोनॉमी, नहीं कट रहा है सर, क्लियर। ऑक्सीजन आइए सर, ट्रांसपोर्ट के कट रहा बाद है फिर सर। से रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। ऑक्सीजन एक मिनट। अपन ने फर्स्ट लिखा, इसका पॉइंट था एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी के अंदर फर्स्ट लिखा अपन ने ए डाल के ऑक्सीजन इनटेक, सेकंड ऑक्सीजन अपटेक, और थर्ड लिखा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मूवमेंट इकोनॉमी, और थर्ड है मसल कंपोजिशन। सर ऑक्सीजन इनटेक और अपटेक का क्या मतलब हुआ? अभी मैंने बताया तो था यार, अपटेक का मतलब तो दिया कितनी बार? अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन इनटेक, सर मूवमेंट क्या बताया आपने? मूवमेंट इकोनॉमी, और थर्ड नंबर पे लिखिए मसल कंपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर एज, फर्स्ट लिखिए एज, सेकंड लिखिए फिजिकल एक्टिविटी, क्या सर? सेकंड प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी। नहीं बेटा, इसमें न्यूट्रिशन नहीं आएगा, ये अपन इसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल मतलब अपन इसके अंदर फिर रहे, ना कि फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे। मसल स्ट्रेंथ। ये केवल फर्स्ट आएगा एज, सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड है इंजरी, फोर्थ मसल स्ट्रेंथ, और लास्ट आएगा जॉइंट स्ट्रक्चर। एज, फिजिकल एक्टिविटी, इंजरी, मसल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर हेरिडिटी क्यों आएगा? अपन फिजियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ रहे हैं भाई। सर जॉइंट क्या? जॉइंट फ्रैक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर। सर क्या बताया आपने? जॉइंट स्ट्रक्चर। सर इंजरी कैसे आएगा? ऐसे आता है कि जैसे कई लोगों के ऐसे रहता है कि कोई ऐसे इंजरी हो जाती है कि जिसके बाद बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, आपके कनेक्टिव टिश्यूज है वो डैमेज होते हैं, तो उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर या पर्टिकुलर जिस पार्ट के ऊपर चोट लगी हो वहां फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वीक रहती है। ठीक है, वहां डेवलप कम हो पाती है। सर एक बायोकेमिकल रिजर्व भी दिया है इस फीड के लिए, उसका क्या मीनिंग है? किसमें? सर इस स्पीड के लिए दिया है ड्रामाफीड में बायोकेमिकल रिजर्व। हाँ तो वो अपन नहीं लिख रहे ना, अपने को जरूरत ही नहीं है ना। उसमें वो आएगा आपके एटीपी और ये सब जाते हैं, एटीपी एंड सीपी पार्ट ऑफ बॉडी डिटरमाइन द स्पीड। ये सब चीजें अपने को जरूरत नहीं है ना, इतनी बायोलॉजिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं आ रही है अपने को।
वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है, पर अपन उसको लिखा रहे हैं, अपन ऐसे पॉइंट लिख रहे हैं जिसको हर बच्चा इसको डिस्क्राइब कर ठीक है। सके। फर्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। मैं एक बार फ्लेक्सिबिलिटी वापस बता रहा हूँ। एज, सेकंड फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड इंजरी, फोर्थ मसल स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ जॉइंट स्ट्रक्चर। इसके हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिस्टम। सर जॉइंट स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब करें? अरे बेटा, जॉइंट स्ट्रक्चर, ईच जॉइंट हैज ए यूनिक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर एनेबल टू द मूवमेंट जॉइंट, द एजिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ द इट्स मैक्सिमम रेंज डिटरमाइन द मोशन ऑफ द जॉइंट। ओके सर, समझ में आ गया आपको? इसके अंदर अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सर ये क्या नेक्स्ट पॉइंट है? एज, ये एज, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोगों के पहले 3 इसके अंदर दे रखे, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था और मस्कुलर सिस्टम है। तो अभी इस बार कार्डियो रेस्पिरेटरी एक साथ कर दिया है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख लीजिए। अपन इसको एक काम करते हैं, सुनिए, आप तो एक काम करो, फर्स्ट हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पहली हेडिंग डाल दो। मैं रेस्पिरेटरी अलग लिखा देता हूँ, कार्डियो अलग लिखा देता हूँ। जब आपका अगर इस तरह का आएगा तो दोनों के 2-3 पॉइंट्स आपको मिक्स करके आप उसके अंदर नोट कर देना, उसके अंदर लिख लेना। जब एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो इस तरह से लर्न कर लो, आप भी इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले क्या फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यस सर वास्कुलर मस्कुलर? वेस्कुलर। मस्कुलर नहीं, वास्कुलर होता है यार, कार्डियोवास्कुलर मस्कुलर नहीं। रिपीट। सर बोर्ड पे स्पेलिंग लिख दो। हाँ कार्डियोवास्कुलर, VASCULAR, कार्डियोवास्कुलर, VASCULAR, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी का सब पॉइंट है क्या? हाँ, तो आपने पहले कार्डियो रेस्पिरेटरी बोला। कार्डियो रेस्पिरेटरी में कंफ्यूजन हुआ सर। मैं आपको दोनों ही अलग अलग लिखा रहा हूँ, कार्डियो भी अलग लिखा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी भी अलग लिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम में अपने को ऐसा लगता है कि भाई आपको दोनों का एक साथ आता है तो सबके 2-3 पॉइंट आप उसके अंदर लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन टॉपिक कार्डियो रेस्पिरेटरी है ना? मेन टॉपिक कार्डियो रेस्पिरेटरी है, वो इस नहीं, बार कार्डियोवास्कुलर। भाई वो इस बार के हिसाब से बुक के अंदर दे रखा है, पर दोनों को अलग अलग तरह से अपन लिख लेंगे ना, दोनों को अलग अलग सिस्टम से लिख लेंगे तो 2-3 पॉइंट इसके हो जाएंगे, 1-2 पॉइंट उसके अंदर भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सर ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? हार्ट का जो सिस्टम है आपका। ओके सर। अब इसके अंदर फर्स्ट लिखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर फर्स्ट लिखेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। पहले तो शॉर्ट टर्म लिखने हैं अपने को, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब इसके अंदर बायो के कई पॉइंट हैं कि भाई बायोलॉजिकल जैसे कार्डियक आउटपुट है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम है, पर अपन ये ऐसे पॉइंट नहीं लिखेंगे, अपन ऐसे इजी पॉइंट लिखेंगे जो हर बच्चा समझता है, हर बच्चे को पता है प्रैक्टिकली ये चीज होती है, ठीक है। सर सब पॉइंट एक साथ मिक्स हो रहा है सर, हैं? सब पॉइंट एक साथ मिस हो रहा है। मैंने तो ऐसा कोई पॉइंट ही लिखा है, आपके मिक्स का ऐसे हो गया। सर शॉर्ट टर्म के बाद शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, मैंने तो अभी कोई पॉइंट ही नहीं लिखा है, मिक्स कैसे हो गया इसके अंदर? आपने को सीधा सिंपल एक आप पॉइंट आपने लिखा है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अंदर फर्स्ट लिखा शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब शॉर्ट टर्म लिखेंगे अपन, पर मैं इसके अंदर ऐसे इजी पॉइंट लिखाऊंगा जो हर बच्चा प्रैक्टिकली समझता है कि इस तरह की उसके अंदर
इस तरह के इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट लिखिए उसके अंदर, शॉर्ट के अंदर, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट रेट, सेकंड लिखिए इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन हार्ट रेट, सेकंड लिखिए इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, और थर्ड लिखिए इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यस ठीक है। इसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी अभी ठीक है, आप अभी स्टडी में हैं, आपको भी लगता है जैसे अभी आप लोग अभी तो बिल्कुल भी आप लोग फिजिकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे थोड़ा बहुत भी, जब आप एकदम कई दिन बाद जब स्पोर्ट्स करते तो सर इस लास्ट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना? तरह है जी बेटे, सर लास्ट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना? लास्ट में मतलब आपने अगली टॉपिक है, न्यू लिखवाया ना, टॉपिक। 3 के बाद आपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिखवाया है ना, बस ये पूछ रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग इन ब्लड प्रेशर के बाद। हाँ बेटे, नया हाँ टॉपिक है। ठीक है सर, है ना? थैंक यू। तो ये क्या है, मेरे को आपको इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप जैसे कई दिन बाद अब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या ये कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो इस तरह के इफेक्ट आते हैं। नॉर्मल सी बात है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है, एकदम आप 2-4 दिन आप जब एक्टिविटी करेंगे तो हार्ट बीट भी इंक्रीज होंगी, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, आपका बीपी भी इंक्रीज हो, बीपी भी उसके अंदर इंक्रीज होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। सेकंड लिखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के 3 पॉइंट थे क्या? हाँ जी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में फर्स्ट लिखिए इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, हार्ट का साइड कैसे होता है? हार्ट का साइज ऐसे होता है, उसके अंदर होता है रेगुलर एक्सरसाइज, इंक्रीज द साइज ऑफ द स्ट्रेंथ, साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट, इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स द वॉल ऑफ द हार्ट। ये होता है उसके अंदर इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। यस, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन होता है बेटा, अगर इसको अपन इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन जब होगा जब उसको सर्कुलेटरी में पढ़ लो, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, तभी हीमोग्लोबिन का इसके अंदर मेंशन होता। सेकंड लिखिए इसके बाद डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। सर इसका क्या मीनिंग है? हाँ जी, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। सर इसका क्या मीनिंग है? सर क्या मीनिंग है इसका? हार्ट रेट ज्यादा नहीं बीट करते। जब इसके अंदर होता है द पर्सन हु रेगुलरली एक्सरसाइज हैज डिक्रीज हार्ट रेट एज द हार्ट डज नॉट हैव ए टू बीट मोर देन इट कैपेसिटी टू सप्लाई ब्लड व्हेन द बॉडी इट इज रेस्टिंग द हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब आदमी जब आप जैसे रेस्टिंग हार्ट एक हार्ट रेट कितनी होती है 1 मिनट में अपनी? 72 72 72 72 बिल्कुल 72 एकदम प्रॉपर होता है। पर कई लोगों के जैसे हार्ट रेट 80 भी रहती है, कई लोगों के 90 भी रहती है, कई लोगों के ऐसे होता है कि भाई जैसे बिल्कुल ही कोई ज्यादा दिक्कत है, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये जो इस तरह की दिक्कत कई बार होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत अच्छी होती है, तो कई लोग जैसे जब आपके हार्ट रेट प्रॉपर रह लेते हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट जैसे आपकी 70 रहने लगी, 69 से 72 रहने लगी, तो ये एक आपका रेगुलर एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखिए, उसी के अंदर लिखिए डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट के बाद लिखिए फास्ट रिकवरी रेट, फास्ट रिकवरी रेट, लिखा
डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर लिखे या मेंटेन ब्लड प्रेशर लिखे? मेंटेन भी अपन डिक्रीज का वहां के अंदर उसके अंदर ये बात, डिक्रीज का मतलब ऐसा नहीं कि अपन उसको लो कर रहे हैं, पर अपन उसको जो बढ़ा हुआ पार्ट है उसको डाउन करते हैं वहां, इसलिए अपन डिक्रीज लिख रहे हैं, मेंटेन भी लिख सकते हैं। और एक लिख लीजिए कंट्रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल। सर रेस्टिंग सर रेस्टिंग हार्ट रेट के बाद एक बार रेस्टिंग हार्ट रेट के बाद था फास्ट रिकवरी रेट, सर रेस्टिंग हार्ट रेट के बाद फिर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और उसके बाद लास्ट में लिखिए कंट्रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल। कंट्रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल। सर कोलेस्ट्रॉल का स्पेलिंग? CHOLESTEROL। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी फिर मैं आंसर बता दूंगा आपको किस तरह से आपको लिखना है इसका, ठीक है? कार्डियो रेस्पिरेटरी को किस तरह से मिक्स करके लिखेंगे अपन जब। सर कार्डियोवास्कुलर में हार्ट का डायग्राम आ सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, हार्ट वार्ट के डायग्राम नहीं आते इसके अंदर। इतना कोई टिपिकल पेपर नहीं है फिजिकल का कि भाई आपको हार्ट का डायग्राम बनाना जरूरी है कि ये, ऐसा कुछ नहीं है। सर कंट्रोल ऑन सेकंड पॉइंट क्या था सर? सेकंड पॉइंट क्या था किसका? फास्टिंग हार्ट रेट के बाद फास्टिंग हार्ट रेट के बाद रेस्टिंग हार्ट रेट, फास्ट रिकवरी रेट, हार्ट रेट, फास्ट रिकवरी रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और लास्ट लिखिए कंट्रोल ऑन कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस सर रेस्टिंग हार्ट रेट कम होना चाहिए कि ज्यादा हेल्दी इंसान के लिए? हेल्दी इंसान के लिए मतलब 70-72 के बीच में रहनी चाहिए। कई बार छोटे बच्चों की तो और भी कम रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, पर उससे ज्यादा कम होने में दिक्कत होती है। पर ये क्या है, कोई जैसे किसी की 70 है, 69 टू 70 रहती है तो ठीक है, मतलब कोई ज्यादा उसके अंदर दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग ला लीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वाह भाई वाह। चैप्टर नंबर 7 है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर decrease in rate of respiration, decrease in rate of respiration, लिख लिया? Decrease in rate of respiration, second लिखे increase in endurance, सर इसमें हेडिंग क्या है एक बार बता दीजिए। भाई इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला तो यार मैंने, तुमने इसको चैप्टर अब तक बहुत आगे चला जाता है, इतना जल्दी जल्दी अपन इसको इतना इजी कर दे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें चल रहा है। लिखो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट लिखा डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड लिखिए इंक्रीज इन एंड्योरेंस। सर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा? इसमें नहीं होता बेटा, इसमें नहीं होता। सेकंड लिखिए इंक्रीज इन एंड्योरेंस, थर्ड लिखिए
smooth function of respiratory system, smooth function of respiratory system, लिखा स्मूथ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ उसके बाद लिखिए इम्प्रूव सर्कुलेशन, स्मूथ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद लिखिए इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, इम्प्रूव सर्कुलेशन के बाद लिखिए प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। और लास्ट लिखिए इंक्रीज इन लंग्स कैपेसिटी, increase in lungs capacity। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन क्लियर आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में 3 या 4 पॉइंट तो लॉन्ग टर्म में, अगर 5 मार्क्स में आता है तो 3 या 4 पॉइंट तो कार्डियो के लिखना, 2 या 3 पॉइंट इसके रेस्पिरेटरी के लिख देना, तो आपका ये पूरा आंसर 5 मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा है। अभी टॉपिक इस बार बुक के अंदर कर दिया कार्डियो रेस्पिरेटरी एक साथ ही कर दिया, तो उसको अपन अच्छी तरह समझ नहीं सकते। इसके अंदर अपने को ऐसा लगता है कि जो पॉइंट इजी है जिसको अपन आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो कोई से भी 3-4 पॉइंट और हार्ड वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई से भी 2-3 पॉइंटों को आप एक साथ करके आपके टोटल 6-7 या 8 पॉइंट हो जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये पूरा आंसर आपका एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आ लीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। सर ये पॉइंट्स तो डायरेक्टली लिख दें, इन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बेटा ये तो करने ही पड़ेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट तो आपको जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो उसका पता कैसे चलेगा। तभी तो मैंने आपको इसके अंदर बायो के कोई पॉइंट नहीं लिखा है, जैसे सेकंड विंड है, अवॉइड सेकंड विंड है, इंक्रीज इन रेडियल एयर वॉल्यूम है, इंक्रीज इन मिनट वॉल्यूम, ये सब से मतलब नहीं है अपने को, बिल्कुल कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हाँ सब बायोलॉजी का कुछ लिखवा दिया, समझ में भी नहीं आएगा। नहीं तो जरूरत नहीं है ना अपने को, फिजिकल के पेपर में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है आपको कि आप बायोलॉजी के अंदर जाके लिखेंगे, बायोलॉजी के आपको इतना जरूरत है ही नहीं। आपको जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ पॉइंट लिखा रहा हूँ जो हर जब प्रैक्टिकल समझता है इस चीज। सर तो उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे बायोलॉजी वाले? हैं? बायोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं, ये बना दिया ना क्वेश्चन क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम या इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इस तरह का क्वेश्चन पुटअप होगा। सर 2 नंबर में तो आ सकती है ना डेफिनेशन वगैरह कुछ? किसकी? सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ना कुछ डेफिनेशन? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फिजियोलॉजी की, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगी तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आएगी। या फिर सबसे बढ़िया मालूम है इसके अंदर क्या आएगा, ये आए ना आपके ऑप्शन आएगा सर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होता है। या एजिंग अभी आएगा, एजिंग वाला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये तो 3 या 5 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन है भाई। जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी पूछा तो पहले मतलब एक हेडिंग डाले कार्डियो म्यूट हो जाओ। जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी आएगा तो कार्डियोवैस्कुलर और ये रेस्पिरेटरी अलग अलग करना होगा हेडिंग डाल के। अरे भाई एक ही साथ कर देना, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसके 3-4 पॉइंट उसमें से ले लेना और 3-4 पॉइंट इसमें से ले लेना, ये हो गया आंसर पूरा, इसलिए अलग अलग लिखा है मैंने। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम।
फर्स्ट लिखिए इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम को इंपॉर्टेंट कर लेना, 4-5 पॉइंट ही लिखाऊंगा इसके अंदर। फर्स्ट लिखिए चेंज इन मसल शेप एंड साइज, change in muscle shape and size, change in muscle shape and size। सेकंड लिखिए all fibers become active, all fibers become active, all fibers become active। थर्ड लिखिए कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा फैट, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। नेक्स्ट लिखिए इंप्रूव इन रिएक्शन टाइम, सर इम्प्रूव इन रिएक्शन टाइम, सर थर्ड क्या था? इंप्रूव इन रिएक्शन टाइम, कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा कंट्रोल ऑन एक्स्ट्रा फैट, उसके बाद इंप्रूव इन रिएक्शन टाइम। फिर लिखिए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और उसके बाद लिखिए एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी इन मसल मूवमेंट। रिपीट कीजिए सर लास्ट पॉइंट। एफिशिएंसी इन मसल मूवमेंट। लिखा बच्चों? जी सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा इसके अंदर। लैग हो गया सर वीडियो। सर लैग, आपका आवाज इसकी अटक गई। अरे नहीं अभी मैंने रोका था, मैं कुछ चेक कर रहा था। सुनो इसके बाद इसके लिखिए हो गए ना ये? सर ये भी एक्सप्लेन करने हैं, ये इतने हो लिखने गया, हैं। सबको एक्सप्लेन करना है ना। ये एक्सप्लेन करना है, जब भी तो मैं बिल्कुल इजी पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, एक बार आप रीड करके देखना, बिल्कुल इजी पॉइंट है ये। सर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किसको? फिफ्थ पॉइंट को। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एक्टिव पर्सनैलिटी को ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप, एक्सरसाइज कीप मसल एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल बॉडी वेट, बॉडी डिजीज प्रूफ, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, हेल्प इन बेटर स्लीप एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस, विच मेक्स वन पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव। ठीक है? एक बार इम्प्रूव इन रिएक्शन टाइम को एक्टिव का क्या मतलब हुआ? किसका? सर आप एक एक पॉइंट बोर्ड पर लिखा कर पढ़ाइए। एक एक पॉइंट में बोर्ड पे लिखाता हूँ, फिर उसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये 15 दिन में कोर्स हो जाएगा क्या अपना? अरे सर ये कोई बात नहीं, एक मिनट चले दीजिए कोर्स को। बिकम एक्टिव का क्या मतलब? किसका? फाइबर्स बिकम एक्टिव। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सुनो, मसल फाइबर्स ही तो मेन होते हैं यार, लिखो इसके अंदर, सुन लो इसको। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक सम फाइबर ऑन द मसल, हाउएवर एक्सरसाइज हेल्प ऑन fibers to become active, increasing muscle strength। मसल फाइबर से ही मसल तो आपकी काम करते, मसल फाइबर्स तो आपके बहुत। इन 6 पॉइंट्स की हेडिंग क्या थी? वो लैग के कारण सर मेरे को मतलब आवाज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल सिस्टम। क्या भाई ये बच्चा बोल प्लीज रहा है? कंटिन्यू, पूछ लिया सर किसी और ने बता दिया। सुनो, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है सर अब आप रीड कर रहे हो तो ये तो हम भी कर सकते हैं, तो आप रीड कर रहे हो तो आप रीड करके पूरे पॉइंट लिखते रहना, फिर आप अपने हिसाब से पढ़ लो उसको। आपको मैं बिल्कुल इजी पॉइंट लिख रहा हूँ, रीड नहीं करूँ क्या करूँ? उसको मैं लिखवाऊँ आपको अलग से? उसको एक एक पॉइंट को अपन लिखने बैठेंगे, जब आपको मैं इसके अंदर बिल्कुल इजी पॉइंट्स को और जो आपके इजी टॉपिक है
उन सबको अपन अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल इजी करके लिखा रहा हूँ, एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरह से आपका पैटर्न तो बता दीजिए पॉइंट्स के बारे में। आप को रीड नहीं करें तो फिर रीड नहीं करेंगे तो क्या करें, उसको लिखाएं। सर ऑल 5 बिकम एक्टिव वापस रिपीट कर दो ना। इसका भी मैं इसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है सर। ये मैंने नोट कर लिया, इस पे मार्क कर लिया मसल फाइबर का, और एक मेरे को बताया था आपने मसल कंपोजिशन वाला, ये दोनों आपके पास आ जाएंगे, ये मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, और ये नोट कर दिया मैंने मसल फाइबर्स का, ठीक है। बुक कौन सी है सर आपके पास? अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो किसी भी बुक से पढ़ा देता हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कि ऐसी बुक के अंदर, जब मैं आपको कह रहा हूँ फिजिकल के अंदर आप जब तक इतना इसको वो सोच रहे हैं कि भाई अपन उसको बिल्कुल बुक में से रीड कर लेंगे तो लिख लेंगे। ये एक सर बच्चा अभी है, आप कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं? सर अभी कौन सी कर रहे हैं सर? भाई पढ़ाई पे ध्यान दो ना। अबे तू दादा मधुवन। एक और रुकिए, मेरे को थोड़ा काम कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्या है, चैट की परमिशन दे दिया ना इनको, तो ये क्या है, कुछ बच्चे मैनर्स ही भूल गए कि भाई इनको चैट करने के लिए केवल होस्ट को बोला था, तो इनको मैनर्स ही नहीं है कि किस तरह से उसके अंदर अपन बात करनी चाहिए कि क्या लिखना चाहिए। ये अपने यहाँ भी अपने घर पे भी इसी तरह का वो रखते हो क्या, फैमिलियर में भी? सर इनको तो किक कर दो आप और आप पढ़ाओ सर। नहीं, इनको इतना ही मैनर्स नहीं है कि हम क्लास के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप इस तरह के, अभी इनको बोले कि इस तरह के एनवायरनमेंट को आप बिलोंग करते हैं क्या? आप चलिए लिखिए आप इसके अंदर, ये हो गया बेटे पूरा? जी सर। सर सर हो गया। देखिए तो मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम आती है, मेरा पर्सनल नंबर है आपके पास, सबके पास ग्रुप के अंदर है मेरा, तो आप मेरे को सीधे कॉल करके मेरे से बात कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कुछ भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको एनी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप मुझको कॉल करिए, मैं आपको उसको क्लियरिफाई करूंगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब देखिए एजिंग क्या होता है? एज बढ़ना। हाँ, एज बढ़ना, बुढ़ापा। तो नेचुरल सी बात है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर तो टोटली चेंजिंग होते हैं बुढ़ापे के अंदर। अब उसके अंदर भी आप सर इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे नेचुरल सी बात है, हर चीज के अंदर चेंज आएगा, हर चीज की, जैसे मान लीजिए अपन ने उसके अंदर लिखा चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी तो लेस होगी ना एजिंग के अंदर। आपने बोला कार्डियो, उसकी भी कैपेसिटी आपकी लेस होगी, ठीक है। लिखिए फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, फर्स्ट लिखिए चेंज इन मेटाबॉलिज्म, चेंज इन मेटाबॉलिज्म, चेंज इन मेटाबॉलिज्म, सेकंड लिखिए चेंज इन बोन डेंसिटी, सर रिपीट प्लीज। सर रिपीट। चेंज इन बोन डेंसिटी, change in muscular strength, change in muscular strength, next देखिए lack of flexibility, lack of flexibility,
change in respiratory system, change in respiratory system, change in cardiovascular system, फ्लेक्सिबिलिटी वाले के बाद change in respiratory system, सर सेकंड वाला एक बार दोबारा बोल देंगे, कौन सी डेंसिटी थी? change in bone density, bone, B-O-N-E, bone density, change in respiratory system, change in cardiovascular system और change in digestive system. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मतलब इसके अंदर तो और भी आप चेंजेस इन नर्वस सिस्टम भी होता है। लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, तो लास्ट पॉइंट चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सर हम बोन डेंसिटी वाले में क्या लिख सकते हैं? यार मेरी बात सुन, बोन डेंसिटी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मसल मास आपका ठीक होता है, लॉस होता है, तो बोन डेंसिटी तो कम होती है यार। यस सर। ठीक है, बोन के अंदर ये आपके जैसे मिनरल्स है, फास्फोरस, कैल्शियम है, ये सब चीजें आपके इसके अंदर रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है यार। नेक्स्ट इसके बाद लिखिए, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, स्पोर्ट्स इंजरीज एंड प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। बोर्ड के अंदर हर हेडिंग में कितने पॉइंट लिखने होते हैं? मैक्सिमम 2-3 सम 4 पॉइंट। मैं सुनो, आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 या 7 पॉइंट लिख लिए, है ना, इस तरह से आप लिख दीजिए। और उनको 2 से 3 to 4 लाइन में, 3 to 4 लाइन में, 2 to 3 लाइन में इस तरह से एक्सप्लेन करिए। ये एक सेटअप है। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको उसके आंसर देने हैं, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। सर पॉइंट में लिखना है क्या? है बेटे, पैराग्राफ में नहीं लिख सकते? पैराग्राफ में नहीं लिख सकते क्या? पैराग्राफ में मत लिखना, पॉइंट लिख करके लिखना। उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है और उसकी एक अलग आपको उसका आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा आपको। लिखा बेटे? स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर। अरे कोई बात नहीं, भी इसको पहले नोट कर लो। क्लासिफिकेशन में है सर। पहले फर्स्ट हेडिंग पहले तो वो डालिए, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। फर्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इसके बाद क्लासिफिकेशन लिखाऊंगा। हो गए। तो पहले क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। फर्स्ट लिखिए टाइप्स के अंदर डायरेक्ट इंजरी, डायरेक्ट इंजरी, फिर सेकंड लिखिए इनडायरेक्ट इंजरीज, रिपीट फर्स्ट। डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी, और थर्ड लिखिए ओवर यूज इंजरी। मतलब बता रहा हूँ बेटे, ओवर यूज होता है जब आप एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा मसल के ऊपर लोड दे देते हैं, फिर जो इंजरी होती है जैसे मसल पुल होगी या आपके मसल स्ट्रेन जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ये सब होती है ओवर यूज इंजरी, जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर जाते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल सर एक बार दीजिए। रिपीट कर दीजिए। इनडायरेक्ट इंजरी एक बार।
किसको? सर एक बार हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दिया करो सर यार। सुनो, तीनों पॉइंट एक बार direct रिपीट कर दीजिए। हाँ, डायरेक्ट इंजरी होती है जैसे आपके बिल्कुल सीधे आप जैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं या स्पोर्ट्स के अंदर आपको सीधे आप एकदम आप ज्यादा स्पीड से आए और आप खुद ही गिर गए या आपका बैलेंस ना, वो तो डायरेक्ट इंजरी ज्यादा आपके आप खुद आपके सेल्फ उसके अंदर आपके इंजर्ड हुए। इनडायरेक्ट होती है जैसे किसी के साथ आप जैसे फुटबॉल में जब ड्रिबल करके लेके जा रहे हैं, सामने वाले को टैकल करता है, उस टाइम होती है इनडायरेक्ट इंजरी। ओवरयूज इंजरी होती है बेटा, जिसको जैसे अपन जब ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं, मसल के ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, उसके बाद जो इंजर्ड होता है, जैसे मसल एक बार आपके मसल स्ट्रेन हो गया या मसल पुल होगी, तो ये सब क्या होती है? ओवरयूज इंजरी का एग्जाम्पल है। समझ में आई बेटे बात? यस सर। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इसको मैं आपको इतना इजी करके बता दूंगा इस टॉपिक को, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज को। आपको इसके अंदर ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे आप प्रैक्टिकल भी देंगे ना, तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा भाई टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्या है, तो टाइप्स तो क्या होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवर यूज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्या है? अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती है भाई? हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग तो मसल का नाम है। बोन इंजरी। कुछ काम है क्या आपको? बोन इंजरी हो गया, ग्रोइन इंजरी, डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो जाना, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, डिसलोकेशन हो गया, ग्रोइन इंजरी, डिसलोकेशन, ग्रोइन इंजरी, स्ट्रेन, खून निकलना, स्प्रेन, हाँ, हड्डी खिसक जाना, माथा फट जाना, ब्रेक हो जाना। इंसीजन। जब इनको अपन प्रॉपर उसके अंदर इसको मेंटेन करके लिखते हैं ना, तो फिर इसको इस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट लिखिए सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। क्या सर? क्या सर? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी में क्या फर्क हुआ? डायरेक्ट तो जैसे आपके खुद से आप बॉल को स्पीड से लेके जा रहे हैं या खुद ही की वजह से आपके अगर आप इंजर्ड होते हैं, तो वो आप होती है आपकी डायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट होती है जैसे किसी ने आपको आगे से टैकल कर दिया, गलत टैकल कर रहा है, तो वो होती है इनडायरेक्ट इंजरी। अब लिखिए इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर फर्स्ट लिखिए आपने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के अंदर फर्स्ट लिखिए स्प्रेन। क्या सर? स्प्रेन, स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। सेकंड लिखिए स्ट्रेन। सर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स तो सेम ही हुआ ना? नहीं हुआ बेटा, मैं बताता हूँ आपको। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है क्लासिफिकेशन और टाइप्स एक हुआ। टाइप्स के अंदर अपन जनरल, अपन ने पहले ये बात करी टाइप ऑफ इंजरीज की बात कर रहे हैं। अब अपन जो पर्टिकुलर इंजरीज है ना, उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं कि उस इंजरीज के अंदर क्या क्या आपकी इंजरीज आती है, ये बात है बस। ठीक है सर स्प्रेन क्या है? बेटा लिख तो लो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, पूरी इंजरीज एक्सप्लेन कर दूंगा जो जो है। ठीक है, स्ट्रेन था, सेकंड स्ट्रेन था, थर्ड स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, ABRASION। सर रिपीट। एब्रेशन, ABRASION। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए कॉन्ट्यूशन, CONTUSION। स्पेलिंग रिपीट। CONTUSION। यस
लिखा? स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन। एक और लिख लो, लैक्रेशन, LACERATION, LACERATION, लैक्रेशन। ये क्या होता है इसमें? टिश्यू इंजरीज। ठीक है। स्प्रेन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द स्प्रेन? सूजन। जाना लिगामेंट इंजरी। स्प्रेन क्या होती है? स्प्रेन मोचाना। ट्विस्ट। देखो मेरी बात सुनो, एक सिंपल सा बात बताता हूं मैं, इसके अंदर एक ध्यान रखना। स्प्रेन जो होता है, द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इन ए स्प्रेन। लिख लो स्प्रेन को, अगर आपको जनरली याद रखना है ना, द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इन ए स्प्रेन। इसको लिगामेंट इंजरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना स्प्रेन को, स्प्रेन को। द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इज ए स्प्रेन। क्या सर, रिपीट कर दो ना। द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इज ए स्प्रेन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसको लिगामेंट इंजरीज बोलते हैं। लिगामेंट इसके अंदर वीक हो जाते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो ये होती है स्प्रेन। स्प्रेन को जैसे जनरल बोलते हैं मोच आ जाना, मोच आना मतलब स्प्रेन ही। सर क्या बोला, रिपीट करना। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इज ए स्प्रेन। स्प्रेन। सर लिगामेंट क्या कोई टिश्यू है? आपका ये इसके अंदर क्या होता है, टिश्यूज डैमेज होते हैं, जो आपके जो टिश्यूज है ना वो भी डैमेज होते हैं इसके अंदर। इसको एक मतलब ये मान सकते हैं, जो लिगामेंट इंजरी बोलते हैं इसको, और इसके अंदर जो आपके टिश्यूज होते हैं वो आपके इसके अंदर डैमेज होते हैं। तो ये आपके जब काउंट करते हैं अपन इसको, तो एक जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं अपन द स्ट्रेच ऑफ द लिगामेंट इज ए स्प्रेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। बाकी भी समझा दो सर। सर एब्रेशन, कल्ट्यूशन, ये सारे पॉइंट भी समझा दो। सारे समझाएंगे, एक और क्या काम है अपने पास? डिक्लेरेशन। आज के लिए बस को सब ट्रेन पकड़ना सर। सेकंड नंबर पे लिखिए स्ट्रेन, आपने लिखा है सेकंड नंबर पे। यस सर। यस सर। क्या? क्रैम्प। कैप भी हो सकता है, कैप होता है एक्स्ट्रा स्ट्रेचेबिलिटी, या मतलब अपन ये बोलते हैं स्ट्रेचिंग इन द मसल इज कॉल्ड स्ट्रेन। पर वो जब एक्स्ट्रा हो जाती है, जब इंजर्ड हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रेन। तो स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या? स्ट्रेचिंग इन सर इसका मतलब स्ट्रेन जो है स्ट्रेन में डिफरेंस वो एक्स्ट्रा मसल्स के वाला अंदर होगा, और जो सुनिए स्ट्रेन जो होता है वो मसल्स के अंदर होता है, और ये जो स्प्रेन होता है ये आपके जॉइंट के ऊपर होगा, लिगामेंट और इनके ऊपर। इसमें मसल का क्या रोल है इसके अंदर? तो टिश्यूज डैमेज हो गए, लिगामेंट डैमेज होते हैं। ठीक है। स्ट्रेन की डेफिनेशन बता दो। एक जनरल लिख लो बस भाई, स्ट्रेचिंग इज द मसल इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये तो एक नॉर्मल बात होगी, स्ट्रेचिंग है मसल की, तो स्ट्रेन है मतलब खिंचाव जो उसको, पर उसमें जब एक्स्ट्रा हो जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी हो जाती है, तो वो आप एक स्ट्रेन भी हो जाता है। उसके अंदर इंजर्ड जब हो जाती है मसल, तो आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रेचेबिलिटी, वो स्ट्रेच जो इसलिए आप उसको स्ट्रेन हो जाता है। तो अपन जनरल लिखते हैं ना, तो इसको जनरल अपन ये लिखते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग इन द मसल्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। थर्ड नंबर पे आता है एब्रेशन। सर इसको सर ये नमन ऐसे से म्यूट करिए। म्यूट कर दो। सुनो, अब थर्ड नंबर पे आता है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है स्किन छिल जाना। जब आप गिर गए, आपकी स्किन छिल गई, रब हो गया, है ना, रब सरफेस के ऊपर स्किन जब रब हो जाती है, तो वो होता है आपका एब्रेशन। नोट कर लो।
क्या लिखना है सर एब्रेशन? क्या सर? It is an injury to the skin. It is an injury to the skin. मतलब जब आप गिरते हैं रफ सरफेस के ऊपर आपकी स्किन छिल जाती है, रब हो जाती है, तो वो होता है एब्रेशन। एब्रेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कॉन्ट्यूशन। क्रॉसिंग ऑफ सॉफ्ट सरफेस। कॉन्ट्यूशन के अंदर लिखिए सर क्या बोला? कॉन्ट्यूशन लिखा था मैंने, क्या लिखाया था? एब्रेशन के बाद कॉन्ट्यूशन ही तो लिखा है। यस सर। condition. दिस इज ए मसल इंजरी। कॉन्ट्यूशन भी। कॉन्ट्यूशन में लिख लो बस, दिस इज ए मसल इंजरी। सर स्ट्रेन में भी तो यही था। कॉन्ट्यूशन स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, पहले नोट करा करो। कर लिया सर। कॉन्ट्यूशन के अंदर क्या होता है बेटे? कॉन्ट्यूशन के अंदर मसल इंजरी इसलिए बोलते हैं जैसे आप किसी चीज से आपके चोट लगी या हिट हो गया, आप बहुत आपके जैसे कोई पंच लग गया या किसी भी चीज से आपको हिट लगा, पर उसमें मसल स्ट्रेच नहीं हुई, उसके अंदर क्या सर ये एक्स्ट्रा साउंड जो कर रहा है इसको रिमूव कर दो। सर ये नमन है सर, इसे रिमूव करिए सर, नमन नहीं है पक्का। एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूँ, सुन लो बस, है ना। जैसे आपके कभी आपके चोट लगती है तो आपके ब्लू या ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है स्किन के ऊपर, होता है नहीं होता? हाँ सर नील पढ़ने के वो होता है आपका कॉन्ट्यूशन, और वो था वो स्ट्रेचेबिलिटी था, वो मसल के ऊपर स्ट्रेच था। ये डायरेक्ट मसल है तो वो आपका हो जाता है कॉन्ट्यूशन। उसके बाद लैक्रेशन था तो उसके अंदर लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं सर, मसल इंजरी बाय अ सडन फोर्स। बेटे आपको इसके अंदर है ना पूरी एक बार आप बुक को रीड करोगे ना तो आपको उसके अंदर बुक को एक जो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी ना, रेजोनेंस वाले जो नोट्स आएंगे उसके अंदर पूरा दे रखा है कॉन्ट्यूशन भी। ये तो मैंने जनरली आपको सुनो, ये तो मैं आपको जनरली जो समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको इसके ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये एक जनरल चीज है, इसलिए मैं आपको इसको इतना क्लियर कर रहा हूँ कि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैक्रेशन के अंदर, अरे लैक्रेशन के अंदर लिखो यार, कटिंग ऑफ द स्किन, कटिंग ऑफ द स्किन with a sharp tool is called lacration. Cutting of the skin with a sharp tool is called lacration. अरे मैं समझ गया, मत करो आवाज, क्लास ओवर करने का टाइम हो गया। कर रहे हैं एक बार रिपीट करना लैक्रेशन डेफिनेशन। इंसिजन में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें इंसाइजन किसमें बेटा, किसमें डिफरेंस पूछ रहे थे? कुछ नहीं सर, आगे बताओ। लैक्रेशन में लिखिए कटिंग ऑफ द स्किन विद ए शार्प टूल इज कॉल्ड लैक्रेशन। ठीक है, आज की क्लास में इतना बहुत है, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी। मैं पहले बता देता हूँ आपको, साइकोलॉजी चैप्टर भी थोड़ा सा, ये तो थोड़ा बायोलॉजिकल है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको परेशान होंगे, पर उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। कल कंप्लीट तो नहीं होगा, 1-2 क्लास लगेगी उसके अंदर। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके।